वैल्यूएशन द बेसिक प्रोसेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू के कुछ स्टेप्स पढ़े थे। तो अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा उस पर रिवाइज़ भी करा देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने ये कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे कि वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाती है, जिसके अंदर ये 3 बेसिक स्टेप्स थे कि सबसे पहले अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज़, उसके बाद रिस्कीनेस ऑफ कैश फ्लोज़ और उसके बाद इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये तीनों चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जस्ट आपकी रिवीजन करानी थी, क्योंकि अब आगे का सारा टॉपिक इसी के ऊपर बेस है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वैल्यूएशन दी बेसिक प्रोसेस। अब वैल्यूएशन का जो बेसिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है, किस लिए वो किया जाता है। तो उसकी एक छोटी सी 1 लाइन डेफिनेशन है यहाँ पे, अगर आप देखें, असाइनिंग वैल्यू टू एन एसेट बाय कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज डिस्काउंट रेट। वैल्यूएशन का मकसद बेसिकली होता है किसी भी एसेट को कोई वैल्यू असाइन करना, मतलब ये देखना कि उसकी वैल्यू क्या है किसी भी एसेट की। हमारे पास एसेट तो है, ज़रूरी नहीं है जो उसकी फेस वैल्यू है बाहर मार्केट में भी उसकी वही वैल्यू हो। किसी भी एसेट की, किसी भी चीज़ की, वो एसेट कोई भी हो सकता है, वो आपके पास बॉन्ड भी हो सकता है, सिक्योरिटी की शेप में भी हो सकता है, कोई व्हीकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी एसेट की जब आप वैल्यू देखते हैं कि इसकी क्या वर्थ है इस टाइम, तो उस चीज़ का जो तरीक़ाकार होता है वो वैल्यू फाइंड आउट करने का, ठीक है, वो यही होता है कि आप उसके, लेट सपोज यहाँ हम बात कर रहे हैं बॉन्ड की, जो उसके फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं हम उनको डिस्काउंट बैक करके पीछे लेके आते हैं, ये चेक करते हैं कि उसकी आज के दिन में क्या वैल्यू है। लेट सपोज अगर मुझे आज से 10 साल बाद मैंने एक बॉन्ड लिया हुआ है, उसकी मैच्योरिटी 10 साल की है, 10 साल बाद मुझे उस बॉन्ड का 1000 रुपया भी मिलना है जो उसकी फेस वैल्यू है, और साथ ही 10 साल तक हर साल 100 रुपया उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलना है। तो आज से 10 साल बाद जो 1000 रुपया मिलना है, तो जो वैल्यू आज 1000 रुपये की है, 10 साल बाद 1000 रुपये की वो वैल्यू नहीं होगी। डेफिनेटली जो चीज़ आज 1000 रुपये की मिलती है, आज से 10 साल बाद वो चीज़ 1000 रुपये की नहीं, कम से कम 1500-2000 की मिलेगी। इसका मतलब अगर 10 साल बाद मुझे जो 1000 रुपया मिलना है उसकी वैल्यू आज 1000 की नहीं होगी, उसकी वैल्यू आज 600, 700, 800 कुछ भी हो सकती है। मतलब जो चीज़ आज मुझे 500, 600 की मिलेगी, कल को वही चीज़ जाके मुझे 1000 की मिलेगी। तो मैंने ये लाजमी देखना होता है कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, स्पेशली ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड हो, जिसमें आपका कैश फ्लो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, जिसमें आपको पैसे अभी नहीं मिलने, किस्तों किस्तों में मिलने हैं, और कुछ पैसे आपको 10 साल बाद मिलने हैं। तो उसका ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आप इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसकी आज के दिन क्या वैल्यू है। उसकी आज के दिन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर हम उसको मार्केट रेट से कंपेयर करते हैं, तो हम फिर किसी न किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो वैल्यूएशन का प्रोसेस हमें यही बताता है, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा। अब इसकी जो हमने वैल्यूएशन करनी होती है किसी भी एसेट की, हमें चलो ये तो समझ आ गया कि हमने 10 साल बाद जो हमें 1000 रुपये मिलना है, हमने उसकी आज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो फाइंड करने के लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी होती है वो होता है इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमें पता होती हैं। हमें ये पता होता है कि बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या है, मतलब 10 साल बाद मुझे इसने कितने पैसे देने हैं, हर साल इसने मुझे कितने पैसे देने हैं बॉन्ड ने, हमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इस बॉन्ड की क्या लाइफ है, सिवाय एक चीज़ के कि जो इन्वेस्टर इस टाइम इन्वेस्ट कर रहा है बॉन्ड में, उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ये वेरी करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। कुछ इन्वेस्टर रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क अवर्स मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहते, ज़्यादा डरते हैं रिस्क लेने से, नुकसान से डरते हैं, तो वो अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाई रखते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं रिस्क टेकर होते हैं, जो कि रिस्क लेते हैं, हर जगह इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं इस घर से कि कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ अगर नुकसान होगा भी तो दूसरी जगह से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न लो होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसमें सिर्फ ये फैक्टर हो, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें काउंट होते हैं इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना होता है कि जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है कि इन्वेस्टर क्या चाहता है हमसे।
वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा वो लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें कि हमने जो आखिरी थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था वो यही था, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। वो बेसिकली उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कास्ट, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अपॉर्चुनिटी कास्ट वो कास्ट होती है कि इन्वेस्टर उसके पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है कि जहाँ पे वो पैसे लगाएगा तो उसको नुकसान का अंदेशा कम होता है, इतना ही रिटर्न वहाँ से वो कमा सकता है। लेकिन वो छोड़ के जो आपकी तरफ आ रहा होता है वो यही सोच के आ रहा होता है कि यहाँ मुझे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो जितना रिटर्न वो छोड़ के आ रहा होता है, जो कि उसके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है, उसको हम उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। उसको हम रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं कि वो तो इन्वेस्टर मिनिमम सोच के आता है कि इतना तो मैंने लेना ही लेना है। मतलब लेट्स सपोज़ कि अगर कोई इन्वेस्टर मेरी कंपनी के बॉन्ड खरीदने के लिए आ रहा है और किसी और जगह पे लेट्स सपोज़ कोई बैंक उसको ऑफ़र कर रहा है कि ये पैसे आप मेरे पास फिक्स डिपॉजिट में रखवा दें तो मैं आपको 6% इंटरेस्ट दे दूंगा, तो इसका मतलब 6% तो उसको बाहर भी मिल रहा है बगैर किसी रिस्क के। चाहे बैंक को नुकसान हो चाहे बैंक को नफ़ा हो, बैंक ने उसको 6% देना ही देना है। जब वो मेरे पास आ रहा है तो डेफिनेटली वो मुझसे 6% से ज़्यादा क्लेम करेगा कि भाई मैं 6% छोड़ के आ रहा हूँ, अगर आपने भी मुझे 6% ही देना है तो इससे अच्छा मैं वहाँ चला जाऊँ, यहाँ तो मुझे लॉस का खर्चा है, वहाँ तो लॉस का खर्चा भी नहीं है। तो ये चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होती है कि इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है, क्योंकि उसी के ऊपर ही हम जो हमारी फ्यूचर कैश वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डिस्काउंट बैक करते हैं। और अब ये डिस्काउंट बैक कैसे करते हैं, ये सारी बातें अब आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ आएंगी। जैसे हम इस चीज़ की एग्जांपल्स को हल करेंगे, इस चीज़ के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, इस चीज़ के फार्मूले को देखेंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता यही सारी बातें समझ आती जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ जो समझने की मेन बात ये है कि जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो होता है रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, कि वो आपसे वो रेट तो लाजमी क्लेम करता है जो उसको बाहर से मिल रहा होता है, प्लस उसके ऊपर का रेट भी क्लेम करता है कि अगर वो एक सेफ़ अपॉर्चुनिटी छोड़ के आपके पास आ रहा है, रिस्क ले रहा है, तो उस रिस्क लेने की बेसिकली वो आपसे कॉस्ट वसूल करता है। उसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। मतलब लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर उसको 6% बैंक दे रहा है तो वो जब मेरी कंपनी के बॉन्ड खरीदेगा तो वो 8% या 9% क्लेम करेगा। तो ये होता है बेसिकली इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसी के ऊपर ही हम अपने बॉन्ड की या जो कि इन्वेस्टर होता है वो इसी के ऊपर ही बॉन्ड की वैल्यूएशन करेगा। वो देखेगा कि अगर मेरी कंपनी उसको 10 साल बाद कोई ऐसा बॉन्ड दे रही है जिसका उसको 10 साल बाद 1000 रुपये मिलना है और हर साल उसको 100 रुपये मिलने हैं, तो वो देखेगा कि जो हर साल 100 रुपये मिलने हैं उन 100 रुपये की आज के दिन में क्या वैल्यू है, और जो 10 साल बाद 1000 रुपये उसको मिलना है उसकी आज के दिन में क्या वैल्यू है। फिर वो उसको मार्केट से कंपेयर करेगा, फिर वो देखेगा कि उसको मेरी कंपनी की तरफ आना चाहिए या फिर उसको वो रिस्क फ्री की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर उसकी वैल्यू अच्छी नहीं निकली बॉन्ड की, अगर उसको इतना अच्छा मुनाफा यहाँ पे नज़र ना आ रहा हुआ, तो जाहिर है वो रिस्क फ्री रेट की तरफ जाएगा। वो चुप करके किसी बैंक में रखवा देगा या गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स ले लेगा, जिनको हम आम तौर पर रिस्क फ्री तस्वर करते हैं। वो मेरी कंपनी की तरफ नहीं आएगा। तो इसी चीज़ के ऊपर बेस होता है इसका वैल्यूएशन मॉडल। Basic asset valuation model can be defined mathematically as asset value is equal to cash flow of year 1 divided by 1 plus required rate of return of investor power 1। अब पावर 1 का मतलब होता है ये पहले साल के, मतलब जब हमने किसी एक साल के फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट बैक करना हो तो यहाँ पे हम इसकी पावर 1 लगाएंगे। इस तरीके से जिस तरह साल बढ़ते जाएंगे तो इनकी पावर्स बढ़ती जाएंगी। जैसे कि आप देखें कि नेक्स्ट में पावर 2 कर दिया है और एंड पे पावर n लिखा हुआ है। n से मुराद होता है नंबर ऑफ़ पीरियड्स, जो नंबर ऑफ़ ईयर्स होंगे तो हम यहाँ पे वो लिखते जाएंगे। अगर वो 10 साल है 20 साल है तो हम इसको 20 तक ऐसे ही चलाएँगे। कैश फ्लो ऑफ ईयर 1 से मुराद ये है कि पहले साल इसको कितना कैश मिलेगा। तो पहले साल जो इसको कैश मिलेगा वो हो सकता है वो 100 रुपये हों, जो कि उसको इंटरेस्ट का मिलना है, दूसरे साल भी 100 रुपये हों। इस तरीके से करते करते 10 साल तक, आखिरी साल 10वें साल इसको 2 कैश फ्लो मिलेंगे। एक इसको इंटरेस्ट भी मिलेगा उस साल का, प्लस जो हमारी प्रॉमिस्ड अमाउंट होती है, फेस वैल्यू होती है बॉन्ड की, वो भी इसको वापस मिलेगी। तो इन सारी अमाउंट्स को हम इस फार्मूला के अंदर पुट करके जब हल करेंगे,
जब इनको हम हल करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं डिस्काउंट बैक करना। जब इस चीज़ के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, आगे जाके हम इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे, आपको समझ आएगी। जब इस चीज़ को हम हल करते हैं तो इस चीज़ को कहते हैं डिस्काउंट बैक करना। जब आप इसको हल करेंगे तो इससे जो वैल्यू निकलेगी वो बेसिकली एसेट की आज के दिन की वैल्यू होगी। तो इस फार्मूला को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, V इज़ इक्वल टू, V से मुराद वैल्यू ऑफ एसेट होता है। अगर बॉन्ड है तो VB लिख देंगे, वैल्यू ऑफ बॉन्ड लिख देंगे। अगर आप VB ना भी लिखें, V से मुराद वैल्यू होता है, और ये हर चीज़ के साथ चलता है फार्मूला। इज़ इक्वल टू C1 C2 C3 एट्सेट्रा, जो भी होगा। C से मुराद कैश फ्लो डिवाइडेड बाई 1 प्लस R से मुराद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर का है वो लिखना है, ना कि जो आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है बॉन्ड के अंदर वो आपने नहीं लिखना, क्योंकि उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो कैश फ्लो बनेगा, इंटरेस्ट की जो अमाउंट बनेगी वो तो आपके कैश फ्लो में आ जाएगी ऊपर। नीचे जो R की वैल्यू आपने लिखनी है वो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिखना है, और इसकी जो होल पावर करनी है 1 2 3 वो आपने नंबर ऑफ़ ईयर्स के हिसाब से करनी है। जितने भी साल तक ये कैश फ्लो चलेगा उसी हिसाब से इसकी पावर्स आती जाएंगी। मतलब कि सेकंड ईयर अगर आप देखें तो इसकी पावर 2 होगी, इस तरीके से चलते चलते जब तक ये जाएगा उतनी इसकी पावर्स आती जाएंगी, उतने ही हम मतलब इसको ऐड करते जाएंगे कैश फ्लोज को। तो अभी हम आगे चलते हैं, इसके बेसिक स्टेप्स हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले यही बताया जा रहा है कि जो आपने पीछे फार्मूला यूज़ किया, मैं आपको दोबारा फ्लैश करा देता हूँ फार्मूला, कि ये जो हमने फार्मूला यूज़ किया इसके अंदर हर एक अल्फ़ाबेट से क्या मुराद है। तो इसमें ये बताया गया है कि V से मुराद इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, कि जो भी आप इन फ्यूचर कैश फ्लोज की जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। V उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। C से मुराद कैश फ्लोज टू बी रिसीव्ड एट टाइम T से मुराद के कैश फ्लो इन ईयर 1 2 3 जो भी आपको मिल रहा है। जैसे कि आपको याद हो, ये पिछले फार्मूले पे हमने C1 C2 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली टाइम T के ऊपर कैश फ्लो है। उसके बाद R द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। अब इसके बाद हमने वही 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे वैल्यूएशन प्रोसेस में, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू में जो 3 स्टेप्स थे। अब हमने वही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब वो 3 स्टेप्स क्या होंगे वो हमने इसी फार्मूले से पता चलेंगे कि सबसे पहले हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर हमें V की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एस्टिमेट द C द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अब C हमें कहाँ से मिलेगा कैश फ्लो, ये बेसिकली बॉन्ड के ऊपर मेंशन्ड होता है कि लेट सपोज अगर 1000 रुपये का बॉन्ड है तो उसके ऊपर आपको कितने % इंटरेस्ट दिया जाएगा, 10%, 20%, 30% पर ईयर। तो जो आपको वो सालाना इंटरेस्ट होता है तो आप 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% करते हैं तो जो अमाउंट आती है वो कैश फ्लो की होती है, कैश फ्लो ऑफ ईयर 1। इस तरीके से चलते चलते आप आखिरी साल तक जाते हैं, आप देखते हैं कि आपको हर साल कितना कैश फ्लो मिल रहा है, तो ये C आप वहाँ से निकालेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है डिटरमिन और द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आपने इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना होता है कि इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। जब आपको ये 2 चीज़ें पता चल जाएंगी तो देखें, जैसे ही आपको ये 2 चीज़ें पता चल जाती हैं, फार्मूले में भी C और R ही है जिसकी वैल्यू आपने पुट करनी है, उसके बाद V की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी। जैसे ही आपको ये 2 वैल्यूज़ पता चल जाती हैं तो उसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं द इंट्रिंसिक वैल्यू V, जिसको हम कहते हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वैल्यूएशन प्रोसेस को चलाएंगे और इसी ही तरीके से बॉन्ड की वैल्यूएशन की जाती है। तो अभी हम चलते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन की तरफ और आगे चल के उसकी जब हम एक एग्जांपल हल करेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। वैल्यूइंग बॉन्ड्स। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ द फ्यूचर इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड एंड द पार एंड मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी आपने किसी बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी होती है तो ना सिर्फ आप उस बॉन्ड की फेस वैल्यू की, जो कि आपको एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद मिलनी है, लेट सपोज 10 साल के बाद आपको 1000 रुपये मिलना है, तो ना सिर्फ आप उसको डिस्काउंट बैक करेंगे, प्लस
जो आपको सालाना इंटरेस्ट मिलना है उनको भी आप डिस्काउंट बैक करेंगे। इसीलिए हम वो C1 C2 C3 चलाते हैं फार्मूले में कि हम हर साल 10 साल तक जो हमें हर साल कैश फ्लो मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है, हम उनको भी डिस्काउंट बैक करते हैं उनके सालों के हिसाब से। हम हमेशा फार्मूले के अंदर पावर 1 2 3 इसलिए लगाते हैं कि अगर 100 रुपया मुझे एक साल बाद मिलना है और 100 रुपया मुझे 2 साल बाद मिलना है और 100 रुपया मुझे 3 साल बाद मिलना है, तो जो 100 रुपया मुझे 1 साल बाद मिलना है उसकी आज के दिन वैल्यू और होगी, जो 2 साल बाद मिलना है उसकी वैल्यू और होगी, जो 3 साल बाद मिलना है उसकी वैल्यू और होगी। इसलिए इनके अंदर ये ईयर्स मेंशन करना ज़रूरी है, इनको अलग अलग निकालना ज़रूरी है। हम एक ही दफ़ा में इनको नहीं निकाल सकते। तो जैसा कि आपने इसमें देख लिया, इसकी डेफिनेशन के अंदर भी ये हम पहले भी यही चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, और बॉन्ड वैल्यूएशन का प्रोसेस भी सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया किसी भी एसेट की वैल्यूएशन का प्रोसेस। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा। द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग बॉन्ड रिक्वायर्स 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहली चीज़ जो कि हमेशा हर वैल्यूएशन प्रोसेस में होती है, अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज टू बी रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर। अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, जैसे कि हमने पिछले फार्मूले में देखा C1 C2 था, वो होता है अमाउंट एंड टाइमिंग के मतलब C1 से मुराद आपको 1 ईयर में कितना कैश फ्लो मिलेगा, C2 से आपको 2nd ईयर में कितना मिलेगा, C3 ऐसे करते करते जब C10 पे पहुंचेंगे तो 10वें साल में आपको डबल कैश फ्लो मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, और जो उसकी पार वैल्यू होगी, जो उसकी फेस वैल्यू होगी बॉन्ड की, जो आपको प्रॉमिस की गई है कि 10 साल बाद हम आपको इतने पैसे वापस करेंगे, वो भी आपको वापस मिलेगा। तो ये बेसिकली सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी होती है। दूसरा, टाइम टू मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड देखना होता है। वैल्यूएशन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस बॉन्ड की वैल्यूएशन कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड कितना है, उसका मैच्योरिटी में कितना टाइम बाकी है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने बॉन्ड बिल्कुल न्यू ही परचेज़ किया हो सकता है बॉन्ड किसी और बंदे ने परचेज़ किया हो और वो 10 साल का बॉन्ड हो, 2 साल वो यूज़ कर चुका हो, अपने पास रख चुका हो, 2 साल का इंटरेस्ट वो ले चुका हो, वो इंटरेस्ट यूटिलाइज़ कर चुका हो। अगर अब वही बॉन्ड आपको बेच रहा है तो आपके लिए अब उसकी लाइफ 8 साल है, 10 साल नहीं है। बेशक उसके ऊपर 10 साल लिखा होगा, लेकिन आप जब उसकी वैल्यूएशन करेंगे तो आप 8 साल को देखेंगे, क्योंकि वो 2 साल पहले ही यूटिलाइज हो चुके हैं। तो इसलिए मतलब सेकंड चीज़ जो हमने बॉन्ड वैल्यूएशन में देखनी होती है कि उसका टाइम टू मैच्योरिटी, कि उसकी मैच्योरिटी में कितना टाइम बाकी है। उसके बाद तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है कि इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। वो होता है रिस्क फ्री रेट प्लस उसका रिस्क प्रीमियम। वैल्यूइंग बॉन्ड्स में अब हम आते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन मॉडल की तरफ। तो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी हमने इस चीज़ को देखा था कि एसेट वैल्यूएशन मॉडल था, सेम वैसे ही बॉन्ड वैल्यूएशन मॉडल है। किसी भी चीज़ की चेंजिंग नहीं है, जस्ट वी के साथ हमने बी लगा दिया है कि मतलब वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है, एसेट वैल्यूएशन में ऊपर सी लिखा हुआ था, मतलब कैश फ्लो था, यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आपका जो कैश फ्लो होता है वो आपका इंटरेस्ट होता है, जो कि आपको सालाना मिलना होता है बॉन्ड के इंटरेस्ट की सूरत में। कि जैसे 1000 रुपये के बॉन्ड के ऊपर अगर आपको 10% के हिसाब से हर साल जो आपको मिलना है इंटरेस्ट, जो कि 100 रुपये बनता है, तो वो हर साल 100 रुपये आपका ये ऊपर कैश फ्लो की जगह इंटरेस्ट की जगह आएगा। आप अगर चाहें तो यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप आई की जगह सी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आई सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि कभी अगर आपको बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी पड़े तो आप ये सोच के ना परेशान हो जाएं कि जी आपके पास डेटा में तो सी गिवन ही नहीं है कैश फ्लो, तो आप सी कहाँ से निकालेंगे। तो बेसिकली आई इसीलिए यहाँ पे गिवन है कि आपको पता चले कि कैश फ्लो बेसिकली बॉन्ड की सूरत में इसका इंटरेस्ट रेट होता है। और इसी तरीके से 1 2 3 मतलब कैश फ्लो ऑफ ईयर 1, कैश फ्लो ऑफ ईयर 2, कैश फ्लो ऑफ ईयर 3 एट्सेट्रा, और ये जाएगा अप टू एन से मुराद नंबर ऑफ ईयर जितने भी होंगे जो कि टाइम टू मैच्योरिटी में रहते हैं। वो 8 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, और जो भी आखिरी साल होगा मैच्योरिटी का उस पर याद रखिएगा डबल कैश फ्लो होता है। इंटरेस्ट भी मिलेगा और असल अमाउंट जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो भी मिलेगी। जैसे कि आप देखें कि आई के साथ एंड पे हमने एन लिखा हुआ है कि मतलब एन ईयर में मतलब जो आखिरी साल होगा उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आखिर में आपको डॉलर अमाउंट जो मैच्योरिटी की होगी वो भी मिलेगी। तो बाकी सारा मॉडल वही है। तो अभी हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। कंसिडर ए बॉन्ड हैविंग पार वैल्यू ऑफ 1000, कूपन रेट ऑफ 5.875% and 4-year maturity. Investor owing the bond were requiring 4.16 rate of return. Calculate the value of bond. अब ये एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है
जो कि मैंने आपकी बुक से ही ली है। थोड़ा सा उसको मैंने अल्टर किया है आप लोगों को समझाने के लिए कि कुछ चीज़ें मैंने पहले से इसके अंदर गिवन दे दी ताकि आपको आसानी हो। जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया कि इसकी पावर वैल्यू 1000 है, इसका कूपन रेट 5.875 है। बाज़-औक़ात यहाँ बाज़-औक़ात ये कूपन रेट मेंशन होता है, बाज़-औक़ात इंटरेस्ट रेट मेंशन होता है। इसके ऊपर आपने ये फाइंड आउट करना होता है कि इसमें कौन सा कूपन रेट है, ठीक है, और कौन सा इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। आपने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जो बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो कूपन रेट होता है, जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो अपने फार्मूले में एज ए परसेंटेज, एज ए डिस्काउंट रेट यूज़ करना होता है। जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट होता है उसको आपने परसेंटेज की सूरत में नहीं, उसको आपने कैश फ्लो की सूरत में, मतलब उसका कैश फ्लो निकाल के उसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो कैश फ्लो उसका बनता है उसको यूज़ करना होता है। बॉन्ड के कूपन रेट की परसेंटेज यूज़ नहीं करनी होती। चलते हैं आगे इस एग्जांपल की तरफ। तो जब भी आपको सवाल की जो भी इबारत दी जाए उसमें से आपने सबसे पहला काम करना होता है कि अपने काम का डेटा उसमें से निकाल लेना होता है, कि आपको आसानी होती है कि आपको बार बार सवाल हल करने के लिए उस इबारत को बार बार रीडिंग नहीं करनी पड़ती। तो सबसे पहले आप अपना जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट कर लें उसमें से जो हमें चाहिए होता है। तो अगर हम फार्मूले पर ऐसे डालें तो हमें उसमें चाहिए होता है सी, मतलब कैश फ्लो, सी कह दें या आई कह दें। उसके बाद हमें टाइम टू मैच्योरिटी की जी उसका टाइम क्या है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स चलाने होते हैं तो हमने वो देखा जी 4 ईयर है। उसके बाद इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कैश फ्लो हमारे पास है, जो सबसे पहले उसकी फेस वैल्यू पार वैल्यू है, या जिसको मैच्योरिटी वैल्यू की किसी भी नाम से आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम रिडम्पशन वैल्यू भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। बाज़-औक़ात ये आरवी के नाम से भी आता है, रिडम्पशन वैल्यू भी आता है। तो वो है इसकी 1000, वो क्योंकि सवाल के अंदर गिवन थी कि इसकी पार वैल्यू 1000 है, हमने वहाँ से ले ली। उसके बाद दूसरा कैश फ्लो हमने देखा इसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिवन था 5.875%, हमने उसकी पेमेंट निकाल ली तो वो बनती है $58.75, ठीक है। इट मीन्स कि हर साल हमें $58.75 मिलने हैं और 4 साल तक मिलने हैं। टाइम टू मैच्योरिटी 4 ईयर आ गया। इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गया 4.16%। या हम सवाल हल करने के लिए जब भी हमने क्वेश्चन हल करना होता है तो फिर हम परसेंटेज को खोल के लिखते हैं, मतलब 4.16 डिवाइडेड बाय हम इसको 100 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाता है 0.0416। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करने में आसानी होती है। तो अब इस क्वेश्चन के हल की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे पास डेटा गिवन था उस डेटा को हम फार्मूला की फॉर्म में लेके आते हैं और उस डेटा को हम अपने फार्मूला में पुट करते हैं। तो फार्मूला एक दफ़ा फिर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया था कि आप लोगों को रिवाइज़ हो जाए कि बॉन्ड का फार्मूला क्या था या किसी भी एसेट वैल्यूएशन का फार्मूला क्या था। वो था वैल्यू ऑफ एसेट इज़ इक्वल टू कैश फ्लो, जो कि यहाँ इंटरेस्ट की शेप में, डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, पावर जो उसकी होगी वो नंबर ऑफ़ ईयर होगा, 1 2 3 और एटसेट्रा आगे चलता जाएगा। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज़ इक्वल टू इंटरेस्ट रेट हमने पीछे निकाला था पिछली स्लाइड में, मैं आपको दोबारा फ्लैश करा देता हूँ। ये देखिएगा, इंटरेस्ट पेमेंट हमने निकाली थी 1000 मल्टीप्लाई बाय 5.875%, जो कि बनी थी $58.75। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट की जगह जो कैश फ्लो है हमारा वो $58.75 है, तो हम वो लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0416। ये 416 बेसिकली 4.16% इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। जैसा कि मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया भी था, 4.16% को हम जब भी सवाल में यूज़ करेंगे सोल्यूशन में तो हम इसको खोल के परसेंटेज को खोल के यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये 0.0416 वहाँ से आया है। और इसकी जो पावर 1 है वो बेसिकली ईयर 1 है। और ये आगे पावर चलती रहेगी अप टू दी मैच्योरिटी। बाकी वैल्यूज़ वही रहेंगी, कैश फ्लो की वैल्यू वही 58.75, ठीक है। और जो इसकी पावर है वो चेंज होती रहेगी 1 2 3 4। लेकिन 4 ईयर पे आके आप देखें ये डबल कैश फ्लो है, 58.75 भी इसको मिल रहा है 4 ईयर में। और इसी 4 ईयर में ही अगर आप देखें तो 4 पावर 2 दफ़ा यूज़ हो रही है। इसी 4 ईयर में ही उसको 1000 रुपीज़ भी वापस मिलेंगे जो उसने 1000 रुपीज़ का बॉन्ड लिया हुआ था। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकालने के बाद ये सारा कुछ डिवाइड और प्लस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख ली है। टाइम और स्पेस की कमी की वजह से आप इसको प्रॉपर हल करके निकालेंगे। जो हर एक की वैल्यू निकलेगी उन सबको आप आपस में ऐड अप करेंगे तो आपका ये बनेगा 1062। इसका मतलब जो आज से 10 साल बाद मुझे 1000 रुपये मिलने हैं, आज उनकी वैल्यू है 1062। मतलब आज 1062 रुपये की जो मैं चीज़ लूँगा
उसकी वैल्यू फ्यूचर में मुझे मिलने वाले इन कैश फ्लोज के बराबर होगी, जिसमें वो 1000 रुपीज़ फेस वैल्यू का भी शामिल होगा और जो मुझे हर साल 58 रुपये जो कि 4 साल तक मुझे मिलते रहेंगे ये भी शामिल होंगे। मतलब अगर वैसे मैं इसको देखूं तो 4 साल तक जो मुझे 58.75 मतलब लगभग 60 रुपये हर साल ये मिलने हैं और 4 साल बाद 1000 रुपये भी मिलना है। तो अगर मैं वैसे देखूं तो आज से 4 साल बाद मेरे पास 1062 नहीं, मेरे पास 1240 रुपये बनते हैं। मतलब 4 साल बाद मुझे जो मिलेंगे 60 रुपया ये भी मिलेगा, मतलब $60 मुझे ये भी मिलेंगे हर साल, और $1000 वो भी मिलेंगे 4 ईयर में। तो इट मीन्स 4 ईयर के एंड पे मेरे पास $1240 होंगे, जिनकी आज की वैल्यू $1062 होगी। मतलब आज के दिन में जो चीज़ $1062 में मिलेगी आज से 4 साल बाद वो $1240 में मिलेगी। इसका हमें यही फ़ायदा होता है जानने का कि हमें पता चल जाता है जहाँ हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसकी वर्थ क्या है, आज के दिन में उसकी वैल्यू क्या है। तो बॉन्ड वैल्यूएशन की एग्जांपल हल करने के बाद अब एक चीज़ जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि लाजमी नहीं कि हर दफ़ा सवाल में आपको स्ट्रेट अवे यही बताया जाए कि इन्वेस्टर को जो इंटरेस्ट पेमेंट की जाएगी वो एनुअल होगी। बाज़ औक़ात इंटरेस्ट पेमेंट आपको ये भी गिवन होता है कि उसको इंटरेस्ट पेमेंट सेमी एनुअल की जाएगी या उसको क्वार्टरली की जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप सवाल कैसे हल करेंगे कि लेट्स सपोज सवाल वही है जैसे अभी हमने पीछे हल किया सवाल, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट था 5.875, या लेट्स सपोज हम 6% कर लें कि इंटरेस्ट रेट था 6%, लेकिन साथ उसके अंदर एक हल्की सी ये भी अगर इबारत आ जाए कि हम उसको इंटरेस्ट पेमेंट सेमी एनुअल करेंगे। इसका मतलब वो 6% उसको साल में 2 किस्तों में मिलना है 3% करके। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हमारा जो फार्मूला होगा उसमें मामूली सी चेंजिंग आ जाएगी। वो ऐसे होगा जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ मैंने 3 केसेस बता दिए हैं कि इन केस ऑफ एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट तो फार्मूला वही का वही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया। इन केस ऑफ सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, सेमी एनुअल में आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट रेट को 2 पे डिवाइड कर लेना है। डेफिनेटली अगर किसी इन्वेस्टर को हम सालाना 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब अगर हमने उसको साल में 2 दफ़ा पेमेंट करनी है 6% इंटरेस्ट की, तो इसका मतलब हम जब उसको साल में 2 दफ़ा करेंगे तो हर 6 महीने बाद 3% करके करेंगे। मतलब 6 महीने बाद 3% इंटरेस्ट दे दिया, 6 महीने बाद फिर 3% इंटरेस्ट दे दिया, तो वो कुल मिला के 6% बन जाएगा। तो इसका मतलब जो आर होगा, जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा, हम उसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा कैश फ्लो भी कम हो जाएगा। डेफिनेटली जहां हम इन्वेस्टर को 6% दे रहे थे अब 3% देंगे, तो उसी हिसाब से इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो भी हाफ पे आ जाएगा अगर हम सेमी एनुअल मतलब साल में 2 दफ़ा के करते हैं। और ऐसे ही अगर हम सवाल के अंदर ये मेंशन करते हैं कि हमने उसको इंटरेस्ट पेमेंट क्वार्टरली करनी है, तो क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद करनी है। अगर हम हर 3 महीने बाद करेंगे, चूँकि इंटरेस्ट रेट हमेशा जो गिवन होता है सवाल में वो एनुअल होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इंटरेस्ट रेट की जहाँ कहीं भी बात हो, चाहे बैंक के इंटरेस्ट रेट की बात हो, चाहे कोर्स बुक में हो, चाहे रियल लाइफ में हो, कहीं भी जहाँ भी इंटरेस्ट रेट मेंशन्ड होता है हमेशा वो एनुअल होता है। उसको सेमी एनुअल क्वार्टरली आपको खुद निकालना पड़ता है। बैंक भी आपको जो इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करता है, बेशक वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट की सूरत में आपके अकाउंट में जमा करता रहता है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट जो भी आपको बैंक ऑफ़र करता है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपको हर माह उतने % इंटरेस्ट मिलना है। इसका मतलब होता है आपको लेट्स सपोज अगर किसी फिक्स डिपॉजिट पे बैंक ने आपको 8% इंटरेस्ट ऑफ़र किया है कि मैं 1 लाख के पीछे आपको 8000 रुपये दूँगा, तो वो 8000 रुपये सालाना होते हैं, वो मंथली नहीं होते। उसका मंथली आपको खुद निकालना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब हम कहेंगे कि जी हमने इस बंदे को पेमेंट्स क्वार्टरली करनी है अपने इंटरेस्ट की, तो फिर हम उसको आर को 4 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे कैश फ्लोज भी कम हो जाएंगे। मतलब अगर 6% के हिसाब से हम किसी इन्वेस्टर को इंटरेस्ट दे रहे थे, ठीक है, और हमने उसको साल में 4 दफ़ा पेमेंट करनी है, तो मतलब 1.5% 1.5% के हिसाब से हर 3 महीने बाद हम उसको पेमेंट करते रहेंगे और सालाना 6% बन जाएगी। तो इसी तरीके से जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो भी 4 पे डिवाइड होगा। अब इसमें एक और चीज़ भी है शामिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बताने के लिए, कि जब भी इंटरेस्ट पेमेंट्स चेंज होती हैं, सेमी एनुअल हों या क्वार्टरली हों, तो जिस वैल्यू से आप आर को डिवाइड करते हैं उसी वैल्यू से आप अपने एन को, नंबर ऑफ़ ईयर्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं।
अब इसके पीछे रीज़न ये है कि नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड आपके बढ़ जाते हैं। जैसे कि बेशक आपने बॉन्ड 4 साल का लिया था, आपने उसके ऊपर साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट वसूल करना है अगर, तो इसका मतलब 4 साल में 8 दफ़ा आप इंटरेस्ट वसूल करेंगे, आपको पेमेंट 8 दफ़ा की जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम n के साथ भी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब लेट सपोज जैसे सेमी एनुअल वाले सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट की पेमेंट्स में अगर आप देखें तो एंड पे फार्मूला के एंड पे 2n लिखा हुआ है। 2n का मतलब ये है जितने भी नंबर ऑफ़ ईयर्स होंगे हम उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर 4 साल की पेमेंट्स हैं तो हम उनको ऐसे 1 2 करते करते हम उनको 8 तक लेके जाएंगे, ना कि हम 4 पे स्टॉप कर देंगे जैसे हमने अभी अपने पिछले सवाल में किया। मैं आपको दोबारा फ्लैश करा देता हूँ पिछला सवाल। तो इसमें अगर आप देखें तो हमने 4 ईयर पे आके ब्रेक लगा दी, क्योंकि इसको इंटरेस्ट पेमेंट एनुअली हो रही थी 58.75 और हम इसको 4 साल तक लेके आए। अगर इसको 58 की जगह हम आधे पे लेके आएँ, वो इसको 29 रुपीज़ अगर इसको दें या इसको अगर $29 दें, ठीक है, तो ये इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि 0.416 है ये भी 2 पे डिवाइड होगा, और ये जो टाइम पीरियड चल रहा है 1 2 3 4, ये 4 पे इसकी ब्रेक नहीं लगेगी, ये फिर 8 तक जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो क्वार्टरली होगा वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। मतलब अगर 4 साल में अगर आपने किसी भी इन्वेस्टर को 4 दफ़ा पेमेंट करनी है, या अगर आप खुद इन्वेस्टर हैं आपने साल में 4 दफ़ा पेमेंट रिसीव करनी है, तो इसका मतलब 4 साल में आप 16 दफ़ा पेमेंट रिसीव करेंगे। तो आप ये टाइम पीरियड 16 तक चलाएंगे, आप इसको 4 पे ब्रेक नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका कैश फ्लो भी, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी उसी हिसाब से डिवाइड हो चुका है। तो आपने इसके नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड्स बढ़ाने होंगे। तो ये एक वो ट्रिक है जो कि आप सब लोगों को आना चाहिए। सवाल हल करते हुए आपने ये लाजमी देखना है इस चीज़ को कि जो क्वेश्चन की कोटेशन गिवन है आपके पास, उसको आपने बड़ा थारोली रीड करना है। उसमें देखना है कहीं पे सेमी एनुअल या फिर क्वार्टरली इंटरेस्ट की बात तो नहीं की गई। अगर की गई है तो आपने उसी हिसाब से चलना है। याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट हमेशा एनुअल होता है, चाहे आप क्वार्टरली पेमेंट करें चाहे आप सेमी एनुअल पेमेंट करें, इंटरेस्ट रेट हमेशा एनुअल होता है। क्वार्टरली सेमी एनुअली आपको खुद निकालना पड़ता है।